हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो सेकेंड पार्ट में हम प्लास्टिक के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम सबके घरों में बहुत सारे सामान प्लास्टिक के हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हम अपने घरों में आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा सामान प्लास्टिक का मिल जाएगा। प्लास्टिक की कुर्सियाँ मिल जाएंगी, बाल्टी मग मिल जाएगा, मग मिल जाएगा, तरह तरह के खिलौने मिल जाएंगे। यहाँ तक कि किचन भी हमारा जो है वो प्लास्टिक के डब्बों से भरा हुआ रहता है। गमले मिल जाएंगे। तो बहुत ही तरह की चीज़ें हम प्लास्टिक से बनाते हैं और आज का युग जो है वो बिल्कुल प्लास्टिक युग है। प्लास्टिक के बिना तो हमारा जीवन जो है वो आज अधूरा लगता है। अब ये है कि प्लास्टिक आखिर है क्या। प्लास्टिक एक तरह का संश्लेषित रेशा है। आपने पहले पढ़ा है, रेशे 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे तो हो गए, ऊन हो गया, जूट हो गया, उसके बाद सिल्क हो गए, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक रेशे में आता है। कॉटन हो गया। लेकिन जो रेशा इंसान ने खुद बनाया है, मैन मेड जो है, वो उसको कहते हैं संश्लेषित रेशा। तो प्लास्टिक एक संश्लेषित रेशा है और प्लास्टिक एक बहुलक है। बहुलक जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। अब बहुलक क्या है? बहुल मतलब बहुत सारे, बहु या बहुल मतलब बहुत सारे होते हैं। तो जब एक छोटी इकाई आपस में जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाती है, बहुत सारी छोटी इकाइयाँ मिलकर के बहुलक बनाती हैं। अब सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। अब इसमें दिया है, जैसे कि यहाँ देखिए, फर्स्ट जो चित्र है इसमें देखिए कि ये जो सारी इकाइयाँ हैं वो रेखीय हैं, एक रेखा में है। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो ये चारों जो हैं रेखीय हैं, लंबाई में है, रेखा की तरह से है। लेकिन जो सेकंड चित्र आप देख रहे हैं उसमें क्या है? ये क्रॉस में है। ये देखिए, तिर्यक जिसको बोलते हैं, तिर्यकबद्ध। तो इस तरह से प्लास्टिक में इकाइयों की व्यवस्था अलग अलग तरीके से हो सकती है। कुछ में रेखीय होती है और कुछ में तिर्यकबद्ध या क्रॉस होती है। यहाँ इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, रेखीय और क्रॉसबद्ध व्यवस्थाएं। अब यह है कि आखिर प्लास्टिक जो है इतना पॉपुलर क्यों है? प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों में, साइजों में मिल जाती हैं, बड़े से बड़ी चीज़, छोटे से छोटे। आखिर ऐसा है क्या? इसमें कुछ तो खूबी होगी। तो प्लास्टिक की खूबी देखिए क्या है कि अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक सर्वसुलभ क्यों है? तो इसका है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण हो सकता है। पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल होना। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर से रिसाइकिल किया, फिर से नई चीज़ बना दी और उसको दैनिक जीवन में उपयोग में लाने लगे। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। जब ये ठोस होता है तब तो ये जब ये ठंडा होता है तो काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन जब इसको पिघलाया जाता है तो ये काफ़ी मुलायम हो जाता है और अपने मनपसंद तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसमें रंग भी डाल देते हैं तो रंगीन चीज़ और अच्छी लगती है। इसका अगला गुण है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जाए। इसकी शीट भी बनाई जा सकती है अथवा इसकी ताड़ें भी बनाई जा सकती हैं। मतलब बहुत ही उपयोगी इसलिए है ये क्योंकि इससे सब कुछ अच्छी तरह से मोल्ड करके अपने मनचाहे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें आ गया पॉलीथीन। पॉलीथीन हम दैनिक जीवन में पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आती हैं। जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं पॉलीथीन की थैली, वो है पॉलिस्टर ही है, वो एक तरह से प्लास्टिक ही है वो एक तरह से। और इसको पॉली जमा एथीन से समझिए। पॉली मतलब बहुत सारे, एथीन के स्मॉलर यूनिट जो है, छोटी छोटी इकाइयाँ मिल करके पॉलीथीन बनाते हैं।
अब इसमें है ये आगे ये समझाना चाह रहा है कि और प्लास्टिक जो है वो दो तरह की होती है। एक प्लास्टिक तो ऐसी है जिसको आप सुगमतापूर्वक मोड़ सकते हैं, जैसे उसको मोड़ने का प्रयास करिए तो कुछ प्लास्टिक आराम से मुड़ जाती हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको मोड़ने के लिए उन पर बल लगाना पड़ता है और बल लगाने पर वो टूट भी जाती हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, उसमें गर्म पानी रखिए तो वो बिल्कुल विकृत हो जाएगी, तुड़मुड़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें गर्म पानी भी रखिए तो कुछ भी नहीं होता है। जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, मुड़ जाए, उसका शेप जो है वो ख़राब हो जाए, तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, यहाँ देखिए प्लास्टिक जो है एक तो हो गया थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आसानी से विकृत होने वाले प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। जो पीवीसी पाइप होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप बोलते हैं इसको, तो इनसे खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्र बनाए जाते हैं। पीवीसी पाइप है, वाटर टैंक है और बाथरूम की फिटिंग्स वगैरह जो होती है वो इसी की बनी हुई होती है। और पॉलीथीन तो आप जानते हैं, घर घर में पॉलीथीन यूज होता है, सेलो टेप का यूज होता है, ये सारी चीज़ें इनसे बनी हुई होती हैं। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उष्मा देकर इन्हें नरम नहीं किया जा सकता। इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी एक बार उनको ढाल दिया फिर हीट से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये भी इनकी अच्छी उपयोगी बात है। तो इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण दीजिए, तो आप यहाँ पर इसको याद रख लीजिए। इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। और थर्मोप्लास्टिक जो है इसका उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। बेकेलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। सुचालक और कुचालक तो आप जानते होंगे। तो जो भी वस्तु है जो अपने अंदर से ऊष्मा को या विद्युत को गुजरने देती है वो हो गई ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। जो अपने अंदर से ऊष्मा और विद्युत को पास होने नहीं देती है वो हो गई ऊष्मा और विद्युत की कुचालक। तो ये बेकेलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है। तो इसका ये गुण जो है हमारे बड़ा काम आता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आते हैं। अब बिजली का स्विच ऐसा होना चाहिए जिसमें झटके का कोई चांस ना हो, विद्युत का झटका ना लगे। तो इसके लिए जो बिजली के स्विच होते हैं, बोर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं से बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो किचन में हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कुकर है जैसे, या विभिन्न बर्तनों के हैंडल जो होते हैं, हत्था जिनको पकड़ते हैं, तो ऐसा होना चाहिए वो, ताकि बर्तन तो गर्म हो लेकिन जो हत्था हो वो गर्म ना हो, ताकि हम उसको आसानी से उठा सकें, इधर उधर रख सकें। तो इस उपयोग के लिए यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अब है मेलामाइन। मेलामाइन भी एक बहुउपयोगी पदार्थ है। बहुत तरह के इनके उपयोग होते हैं और इसका खास गुण क्या है कि यह आग का प्रतिरोधक है। आग जो है ये बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेता है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। मतलब हीट जल्दी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेलामाइन का। तो इसका उपयोग हम करते हैं फर्श की टाइल बनाने में, घर में जो डिनर सेट वगैरह रखते हैं तो वो मेलामाइन का बना होता है। और कपड़े बनाने के लिए जो आग का प्रतिरोध करते हैं, यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायरमैन वगैरह होते हैं, तो उनका जो कपड़ा होता है वो भी मेलामाइन का बना हुआ था, ताकि जब वो आग बुझाने जाएं किसी तरह से आग का उनसे कांटेक्ट हो तो उनको उनके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल सही रहें, वो जले ना जल्दी, इसीलिए उनके कपड़े को मेलामाइन की कोटिंग होती है उसके ऊपर। अब है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित किया गया। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। प्लेट है, ये हैंडल है, इसी तरह से स्विच बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वाली। और नीचे है डब्बा है और ये तार हैं, बिजली के तार, जिसमें ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक से वो तार ढकी हुई है तो इंसुलेटर का काम करता है। तो इस तरह से इनका उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। अब आइए आगे चलते हैं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, मतलब जो हमारी चॉइस है वो आज प्लास्टिक बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? आखिर हम
किसी चीज़ को क्यों अपनाते हैं, कुछ उसमें ख़ास गुण होता है तभी तो हम अपनाते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं और नई चीज़ों को अपनाते हैं। तो वो क्या ख़ास गुण है इसमें हम पढ़ेंगे। यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। मतलब कोई भी खाने का सामान हो, पानी रखना हो, दूध है, अचार है, मेवा है, कोई कंटेनर हमें चाहिए तो हम प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं, है ना। बोतल भी जो हम यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की यूज़ करने लगे हैं। तो इसका कारण इनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आजकल हम प्लास्टिक की चीज़ों का रोज़मर्रा के जीवन में क्यों ज़्यादा उपयोग करने लगे, तो हम इसका आंसर देंगे कि इसका कारण इनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। ये इनका भार जो है वो लाइट वेट होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं और इनकी जो है टिकाऊ होते हैं, उपयोग में आसानी होती है। और मेटल का भी कोई चीज़ यूज़ हम करेंगे, धातु की कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें वजन होगा, तो धातु की अपेक्षा हल्के होते हैं, इसीलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। लाइट वेट तो आप ये समझ लिए, आपने दैनिक जीवन में थर्मोकोल देखा होगा, थर्मोकोल भी एक तरह का प्लास्टिक ही है। आपको पता है वो कितना ज़्यादा हल्का होता है, तो ये काफ़ी हल्के होते हैं और इसी हल्केपन के गुण के कारण इनका उपयोग जो है वो वायुयान, देखिए यहाँ इनका उपयोग किया जाता है वायुयान के लिए, अंतरिक्षयान में भी होता है, कारों में भी होता है। क्यों? वायुयान और अंतरिक्षयान में जो भी चीज़ें उनको बनाने में यूज़ किया जाता है वो हल्की होनी चाहिए, उसमें वेट नहीं होना चाहिए। तो अगर वेट नहीं होना चाहिए तो फिर क्या यूज़ करेंगे? प्लास्टिक यूज़ करेंगे, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, इनके वज़न कम होते हैं। तो उपयोग की यह सूची असीमित है, हम डेली यूज़ में कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे वो चप्पल हो, फर्नीचर हो, सजावट की वस्तुएं, अनगिनत यूज इनका हमारी जीवन में है। अब है, आइए हम प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। क्या कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक इनका होता है, तो उनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर इनमें कुछ खास गुण क्या हैं। एक तो ये है कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील हैं, यानी ये अभिक्रिया जल्दी नहीं करते हैं, रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है। ये तो आप दैनिक जीवन में देखते हैं, लोहे को छोड़ा, वो हवा के संपर्क में आके अगर वो बारिश वारिश हो गई तो उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है ना, और वो खराब हो जाता है। तो लेकिन प्लास्टिक जो है वो वायु से और जल से कोई अभिक्रिया ही नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, वो उनका संक्षारण आसानी से नहीं, संक्षारण मतलब नष्ट होना, ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। और तो और क्या है, बहुत सारी चीज़ों को रखने में तो इस्तेमाल करते हैं, रसायन रखने में भी प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा गुण क्या है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। मतलब प्लास्टिक जो हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी है, मतलब काफ़ी टाइम तक चलने वाला टिकाऊ चीज़ है। हल्का तो हमने बता ही दिया, और स्ट्रॉन्ग भी होता है और टिकाऊ भी, काफ़ी टाइम तक वो चलता रहता है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। अब है, पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता, दादा दादी से बात कीजिए तो पता है, अपने घर में आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे वो बताएंगे कि पहले हम मेटल की बाल्टी यूज़ करते थे, मेटल का मग यूज, धातु की चीज़ें यूज होती थी वो उस टाइम। तो वो क्या होता था कि वो भारी होता था, बाल्टी खुद भारी, बाल्टी में अगर एक बाल्टी पानी भर लिया, कहीं ले जाना हो तो और मुसीबत, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता था। मग भी ऐसे ही मेटल के बने होते थे। तो अब क्या हुआ कि इनकी जगह पे प्लास्टिक का ये सारा सामान यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि वही गुण उनका हमारे सहायता के लिए आ गया कि वही हल्का होने लगा, टिकाऊ होने लगा। काफ़ी सुंदर सुंदर बाल्टियों में देखिए आप आजकल मार्केट में कितनी कलरफुल, तरह तरह सुंदर कलर के और हल्के और डिजाइन वाले आने लगे हैं, तो ये आकर्षक होते हैं, ये कारण भी है एक। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। हाँ, एक ये भी है कि ये सस्ता भी पड़ता है, जब भी आप धातु की कोई चीज़ लेते हैं तो उसका दाम ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, और जो आप प्लास्टिक की चीज़ लेंगे वो आपको सस्ते में मिल जाएगी। इसीलिए ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं, इसीलिए घर में भी और उद्योग में भी इनका
अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब है प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक सुचालक अभी मैंने पीछे भी बताया कि ये प्लास्टिक जो है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक है। ये अपने अंदर से ऊष्मा को यानी गर्मी को, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती है। इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। जो भी बिजली के तार हैं वो उनकी कवरिंग जो होती है वो एक तरह का कुचालक जो प्लास्टिक है उससे वो ढका हुआ रहता है। इसी तरह से खाना बनाने वाली जो भी बर्तन है, जैसे कुकर हो या आजकल और भी तरह तरह की कढ़ाइयाँ आ गई हैं, सबके जो हत्थे होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि हमारे हाथों को बिल्कुल भी गर्मी का अनुभव ना हो। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग जो है वो स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। हॉस्पिटल्स में देखिए, जो भी हम दवा की गोलियां लेते हैं वो सारी जो गोलियां हैं वो प्लास्टिक के कवर में पैक होकर आता है। जो डॉक्टर स्टिचिंग करते हैं वो धागा इस्तेमाल करते हैं, वो धागे भी प्लास्टिक के होते हैं। सुई देने के लिए सिरिंज भी प्लास्टिक का होता है। डॉक्टर अपने हाथ में तरह तरह के दस्ताने पहनते हैं, वो भी प्लास्टिक का है। बहुत सारे यंत्र भी प्लास्टिक के हैं, मतलब पूरी तरह से प्लास्टिक को इन्होंने अपना लिया है। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। अब तो घर घर में माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव ओवन जो है उसको जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए ये साधारण बर्तन यूज़ नहीं होता, उनके लिए प्लास्टिक का ही विशेष पात्र होता है, उसी में हम खाना बनाते हैं। और इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि माइक्रोवेव जो है उसका जो ऊष्मा है वो खाद्य पदार्थ को तो पका देती है, पर प्लास्टिक के पात्र को कुछ भी प्रभाव नहीं देती है, कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप कि जो टेफ्लॉन होता है वो टेफ्लॉन जो है वो एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसको ये नॉन स्टिक के ऊपर ये लगा हुआ होता है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। जो आजकल घर घर में क्या होता है कि लोग तेल कम खाने लगे हैं, तो जो साधारण लोहे की कढ़ाई होती है उसमें जब हम तेल कम डालेंगे तो खाना चिपक जाता है या जलने लगता है। लेकिन जो नॉन स्टिक होता है उसमें क्या होता है कि वह तेल या पानी को चिपकता नहीं है उस पर, और थोड़ा सा तेल देकर हम खाना अच्छा बना सकते हैं। खाना जलेगा भी नहीं और खाना चिपकेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी नॉन स्टिक बर्तन है उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, और टेफ्लॉन जो है एक विशेष तरह का प्लास्टिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और है अग्निसह प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक जो आग को भी सह लेता है। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है। यह हमने अभी पीछे भी इस पर चर्चा की थी कि जो अग्निशमक दल होते हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़े जो होते हैं वो मेलामाइन प्लास्टिक की उन पर परत चढ़ी हुई होती है, क्योंकि मेलामाइन ऐसा संश्लेषित रेशा है जो आग को सह लेता है, आग को जल्दी आग का उस पर असर नहीं होता है। अब अंत में हम प्लास्टिक और पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। अब प्लास्टिक की इतनी सारी खूबियां हैं तो हमने प्लास्टिक को पूरी तरह से अपना लिया है, लेकिन अब प्लास्टिक की कुछ जो हानिकारक जो कुछ इनके परिणाम हैं वो आने लगे हैं। अब हानिकारक परिणाम क्या हैं और उनको उससे हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैले में लपेटी वस्तुएं मिलती है। तो है कि हम घर से बाहर निकले नहीं कि हमें सब्जियां लेना हो या कुछ भी लेना हो तो पॉलीथीन में हमको दे दिया जाता है दुकानदार के द्वारा और हम ले भी आते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक का कचरा हमारे घरों में इकट्ठा होता रहता है, फिर ये कूड़ेदान में जाता है। तो आखिर इस प्लास्टिक का निस्तारण कैसे करें, ये एक समस्या बन चुकी है। अब थोड़ा सा देखिए, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय वस्तुएं क्या है, ये इसी से संबंधित है, इसके बारे में बताया गया है। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाती हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं उनको कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय।
यहाँ देखिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नी, मतलब इसको सीधी भाषा में ये समझिए कि जैसे सब्जी फल के छिलके ये सारी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो हैं इन पर क्रियाएँ करती हैं और ये सरल रूप में बदल जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है और ये ख़त्म हो जाती है, अपघटित हो जाती हैं। लेकिन जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं उन पर इनका कोई भी बस नहीं चलता और ये जैसे थे वैसे ही वर्षों बरस तक रहते हैं, ये विघटित नहीं होते आसानी से। अब हम देखेंगे नीचे एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ देखिए, इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 से 2 सप्ताह में अपहासित हो जाती हैं, मतलब ये अपघटित हो जाती हैं। तो ये आ गए जैव निम्नीकरणीय में। कागज़ भी इसी में आ गया, सूती कपड़ा भी इसी में आ गया, सबका टाइम अलग है लेकिन ये अपघटित हो जाते हैं। लकड़ी भी हो जाती है, ऊनी वस्त्र भी हो जाती हैं, ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लगता है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम इनको अपघटित करना चाहें तो ये हो जाते हैं। लेकिन टिन, एल्युमिनियम और धातु के डिब्बे जो होते हैं वो 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं और इसलिए इसको कहते हैं कि ये जैव अनिम्नीकरणीय है, ये अपघटित नहीं होते, ये विघटित होते ही नहीं हैं। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष लग जाते हैं और ये भी जैव अनिम्नीकरणीय में आते हैं, मतलब ये अपघटित नहीं होते हैं। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, इसलिए ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है ना। इसके अतिरिक्त जब संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है, अगर मान लो इनको जला भी दिया जाए तो इनको जलने में लंबा समय लगता है और काफ़ी भरी मात्रा में विषैली गैस निकलती है, धुआं निकलता है, जिससे हमारा पर्यावरण जो कहते हैं ना वायु प्रदूषण, तो वायु हमारी प्रदूषित होती है। इसके अलावा इसका बस समाधान यही है कि प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग करिए। अब है कि घर में भी और बाहर भी आपने पार्कों में देखा होगा 2 तरह के डब्बे रखे होते हैं, एक तो होता है नीले रंग का और एक होता है हरे रंग का। जो हरे रंग का डब्बा होता है जिसको ग्रीन बिन बोलते हैं, उसमें जो जैव निम्नीकरण वाले जो चीज़ें होती हैं उसको डाला जाता है और ब्लू रंग या नीले रंग में अनिम्नीकरणीय चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये हम घर में भी कर सकते हैं, दोनों तरह के कूड़ों को छांट कर अलग अलग रख सकते हैं। अब है प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, रिसाइकलिंग जिसको बोलते हैं। कि जो आपने ऊपर पढ़ा था कि प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, पहला प्रकार जो पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक, तो उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों की सूची बनानी है और जब रिसाइकिल किया जाता है तो उस समय इनका जो है वो कुछ कलर मिला दिया जाता है। इसने आपने मार्केट में देखा होगा काले रंग की पॉलीथीन आती है, तो काला रंग की पॉलीथीन अगर आप देखिए तो आप समझ जाइए कि ये पुनः चक्रित प्लास्टिक है, रिसाइकिल्ड है। तो इसमें खाने पीने की चीज़, खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ही टॉक्सिक यानी कि जहरीली होती है। अब है एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप 5R सिद्धांत को याद रखिए। पहला है आर, रिड्यूस यानी कि उपयोग कम करिए। दूसरा है रीयूज़ यानी पुनः उपयोग करिए। तीसरा है पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकिल। और चौथा है पुनः प्राप्त करिए, रिकवर। और 5वां है रिफ्यूज़, उपयोग ना करें। मतलब अगर पहली बात तो ले ही ना, यूज ही ना करें, ले भी लिया तो मजबूरी में लेना पड़े, रिड्यूस करिए यानी कम यूज़ करिए। मजबूरी का कुछ है तो दूसरी बात है, अगर फिर हो गया तो इसको रीयूज़ करिए, एक ही चीज़ को बार बार कर लीजिए। फिर उसको अगर हमने दे दिया, कबाड़ी को दे दिया, तो वो क्या करते हैं, इसको रिसाइकिल करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे रूपों में बदल देते हैं, पिघला देते हैं और उसको से फिर नई चीज़ें बना लेते हैं। अब है इसमें क्या आपने थोड़ा सा इसका दिया है कि कितना नुकसान हो रहा है आजकल प्लास्टिक से, उसके बारे में। जो कचरे का ढेर होता है वहाँ पर हम कई बार क्या करते हैं, रोटी है या खाने की चीज़ उसको पॉलीथीन में डालकर वहाँ डाल देते हैं, तो गाय या दूसरे जानवर उस खाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो प्लास्टिक को भी अपने साथ निगल लेते हैं, खाने के साथ निगल लेते हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, प्लास्टिक जो है उनके पेट में चला जाता है और
रैपर हैं, खाद्य पदार्थ के रैपर हैं, वो भी चले जाते हैं। और कई बार बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है कि इन पशुओं के श्वसन तंत्र में एक तरह से चोक हो जाता है, बंद हो जाता है वो, या फिर आमाशय में भी एक अस्तर बन जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक वहाँ अगर चला गया तो बड़ी दर्दनाक मौत इनकी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लापरवाही से हमने अगर इधर उधर पॉलीथीन फेंकी है तो इसका बड़ा नुकसान है। कई बार हम क्या करते हैं, पॉलीथीन की नालियाँ जो नालियों में फेंक देते हैं, थैलियाँ, तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं। बच्चे कई बार रैपर जो है इन सब चीज़ों के चिप्स बिस्कुट खाते हैं और पिकनिक पे गए तो वहीं पर फेंक दिया, या फिर पार्क में फेंक दिया, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। हमें एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में इसका जो है व्यवहार करना चाहिए हमें, और इधर उधर ये सारी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। अब है रेशा विवेक, मतलब यहाँ पर भी विवेक का इस्तेमाल करना है। हमारी सरकार भी विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से इसके बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। अगर प्लास्टिक की थैली आप यूज़ कर रहे हैं तो पानी में कभी मत फेंकिए, सड़क पर मत फेंकिए। ख़रीदारी के लिए जब जाइए तो सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला ले जाइए, और इसका उपयोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करिए। और तीसरी बात बच्चों के लिए उपयोगी है कि आप प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो पहले से यूज़ किया करते थे हम लोग, स्टील के बने खाने के डब्बे का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में जो खाना हम खाते हैं वो भी हमें बहुत ही नुकसान देता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने प्लास्टिक की बनावट, उसका उपयोग, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, इसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया। आशा है आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।